हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल GPW में। अब आ गए हम झारखंड लैब असिस्टेंट को लेकर के कि झारखंड लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड में, जिसमें से आप लोगों को पता है 3 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है। जिन्होंने अगर ग्रेजुएशन बायो से कर रखा है या फिर केमिस्ट्री से कर रखा है या फिर फिजिक्स से कर रखा है, अगर इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो कैंडिडेट यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि झारखंड से वैकेंसी आई है झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए। काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे उन स्टूडेंटों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। जिन स्टूडेंटों का सपना है कि गवर्नमेंट जॉब को कैसे पाना है, तो ये काफ़ी अच्छा सपना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए कि फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर करें, फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर करें, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स को पढ़ना कैसे, किस प्रकार से तैयारी करें ताकि ये मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए और हम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएं, अच्छा स्कोर करें। इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस कराई जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगी वो सारी बातें। मैं आज सबसे पहले बताना चाहूँगा फिजिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, कैसे तैयारी करनी है ताकि इसका स्कोर अच्छा हो। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे अपने चैनल पे फिजिक्स की, और ये बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कितने न्यूमेरिकल आने हैं, कितने थ्योरी से क्वेश्चन रहेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहे। चलिए चलते हैं, आज यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, यहाँ पे पहले देख लेते सिलेबस क्या है मेरा। सबसे पहला देख लेते हैं कि मेरा फिजिक्स का सिलेबस क्या है। फिजिक्स का सिलेबस क्या है ना, सिलेबस क्या है। तो मेरा सिलेबस जो है, पहले 11th मेरा क्लास 11th का जो फिजिक्स है प्लस क्लास 12 का जो बेसिक फिजिक्स है, यहां से तो क्वेश्चंस रहेंगे। इनके अलावे आपका जो ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट है वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने टीजीटी का एग्जाम अगर दिया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पीजीटी का एग्जाम दिया होगा, उनको पता होगा कि इन यहां से तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। इनके अलावे भी आपका जो हायर फिजिक्स है, +2 के अलावा ग्रेजुएशन लेवल का जो फिजिक्स है, वहां से आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इनके अलावे भी आपको फिजिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अब जल्दी जल्दी यहां से बात कर लेते कौन कौन सा फिजिक्स का पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला है, किस चैप्टर को पढ़ लें, किस टॉपिक को पढ़ लें जिसके वजह से हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके फिजिक्स में। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स का वो स्कोरिंग टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला आता है मैकेनिक्स का नंबर। आपका अगर मैकेनिक्स अच्छा है, मैकेनिक्स अगर अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं झारखंड लैब असिस्टेंट में। ओके ना, हम बात करें मैकेनिक्स का। और प्लस पिछले बार जिन लोगों ने एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम दिया था, उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो सेमीकंडक्टर से आए थे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया था वो सेमीकंडक्टर से आया था। इट मींस यहां पे अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का काफी दबदबा रहा था पिछले बार। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही मॉडर्न फिजिक्स था। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम जल्दी से यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना होता है एटम्स के बारे में। एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है उनको, और पिछले बार जो क्वेश्चन आया था बोर्स एटॉमिक मॉडल से आया था, और वहां पे बोर्स का पॉस्टुलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया था वहां पे। तो एटम्स में बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियाई। अगला चैप्टर जो आएगा रेडियो एक्टिविटी आएगा एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन आया था अच्छा खासा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया था। इसके बाद जो मेरा आया था क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आया था वो सेमीकंडक्टर से आया था। सेमीकंडक्टर में जो करंट गेन, वोल्टेज गेन, जो अगर जिन लोगों ने इंजीनियरिंग वाली
टॉपिक पढ़ी होगी वहाँ पे, इंजीनियरिंग जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है उसको अच्छे से समझ में आ सकता है इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे बीटेक होल्डर इस फॉर्म को नहीं भर सकते झारखंड लैब असिस्टेंट का। तो बट वैसे स्टूडेंट इस चीज को समझ सकते कि वहां पे करंट गेन और वोल्टेज गेन से कितना सारा न्यूमेरिकल आया था, कितना वहां पे क्वेश्चंस आया था सेमीकंडक्टर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था वहां पे। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपका झारखंड लैब असिस्टेंट में। अब मैकेनिक्स में जब हम बात कर रहे थे तो यहां पे मेरा कौन कौन सा पोर्शन था, तो यहां पे आपका काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। और साथ एक क्वेश्चन पिछले बार जो आया था वो वेक्टर से आया था, ये थोड़ा सा इससे हट के है, थोड़ा वेक्टर से एक क्वेश्चन आया था। और सिंपल सा यहाँ पे वेक्टर से जो क्वेश्चन आया था वहां पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करें, है ना। तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया गया था कि एंगुलर मोमेंटम जो आर क्रॉस एफ करते परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, है ना, आर क्रॉस एफ का जो बात करते थे, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था जो कि एक हलवा सा सवाल था वहां पे लैब असिस्टेंट का। तो यहाँ वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन से रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। इट मींस यहाँ पे अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था वहां पे, कि रोटेशनल मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो रोटेशनल मैकेनिक्स आपको अच्छा होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, इसका जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, है ना। तो रोटेशनल मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज होना चाहिए, तब हम रोटेशनल मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं इससे जो सवाल आएंगे उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस बार जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ वो कैंसिल हुआ, मॉडर्न फिजिक्स था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कहानी था रोटेशनल मैकेनिक्स से सवाल था। और रोटेशनल मैकेनिक्स इसके बाद अगर फिर आए यहाँ पे तो थर्मोडायनेमिक्स के भी बहुत अच्छे सवाल आए थे वहां पे। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था वहां पे, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। उसके बाद फ्लूइड्स के बारे में भी पढ़ना है, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स इन मोशन, ये पढ़ लेना है, फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड्स इन मोशन, इनको अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ पे, काफी अच्छा रहेगा अगर आप इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेते हैं। फ्लूइड्स एट रेस्ट अगर इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है आपका तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, है ना। अगर आप ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, फ्लूइड्स का रेस्ट वाली स्टोरी और फ्लूइड्स का मोशन वाली, तो 5-6 क्वेश्चन तो गारंटीड है यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे, और यहाँ से वो बन जाएगा अगर आप इनको पढ़ेंगे तो। और थर्मोडायनेमिक्स से भी 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 150 में से 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स आपको क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स इन मोशन और थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है झारखंड लैब असिस्टेंट में। अगर आप इनकी तैयारी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आई होप आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा झारखंड लैब असिस्टेंट में अच्छा स्कोर हो सकता है फिजिक्स में। और यहां से अगर हम रोटेशनल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहे रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सारे का कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे आना है। अब ये बात आया कि रोटेशनल में क्या सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा? नहीं, आपको सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर जिसका सर्कुलर मोशन अच्छा है तो यहां से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सवाल आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है? लेकिन पिछले बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया था प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो इससे हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या रहना है, नहीं रहना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, अगर यहाँ से भी अगर सवाल पूछे जाएंगे तो अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस बार पूछे, लेकिन पिछला बार जो एग्जाम हो वो कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ सारा क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो इसलिए यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते हैं, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक सिंपल सा सवाल आता है, वहां से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कहानी था। अगर अब फिर आए हम 12 वाला पार्ट में, 12 वाला पार्ट ये मॉडर्न फिजिक्स 12 का ही पार्ट था, लेकिन 12 का अदर पार्ट पे आए, क्या मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल आएगा?
चार्ज एट रेस्ट को पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑफ रेस्ट झारखंड लैब असिस्टेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट जो होगा मेरा यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, हमको चार्जेस का प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये चीज नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पे है गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो जितनी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला सिस्टम है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन है, वहां से भी कुछ न्यूमेरिकल आए हुए थे पिछले बार। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर है पता तो यहाँ पे कुछ अच्छे सब सवाल बन सकते हैं जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा गया था इससे रिलेटेड। तीसरा जो था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छे सब सवाल बनते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट से अच्छे सब सवाल आते हैं यहाँ पे। और चौथा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का नॉलेज होना चाहिए आपको, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप झारखंड लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं और फिजिक्स पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं आपको तैयारी कराऊंगा। आई होप आप वीडियो में बने रहें। आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करनी है आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था 12 के पोर्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12 का एक मॉडर्न फिजिक्स था जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। यहाँ से ही आपका 10 क्वेश्चन तो बन ही सकता है। अगर आपका इतना क्लियर है तो ये 10 क्वेश्चन बन ही सकता है। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। इसमें 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जैसा कि आप लोगों ने अगर 12 में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 12 का अगर सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आपको पता होगा इन चीजों के बारे में। अगला पार्ट आ जाता है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जब किरचॉफ लॉ से अच्छे सब सवाल आते हैं, यहाँ पे किरचॉफ लॉ के सर्किट से जब सवाल आते हैं वहां पे, तो वो फिर बहुत ज्यादा इस टॉपिक को स्मार्ट बना देता है यहाँ पे, है ना, स्मार्ट बना देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सवाल आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और आपको यहाँ पे जितने डिवाइसेस है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही वो सारे डिवाइसेस होते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी को किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगला आता है मैग्नेटिज्म की कहानी। तो मैग्नेटिज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वहां पे। तो मैग्नेटिज्म को यहाँ पे 2 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, ये पहला पार्ट होगा मैग्नेटिज्म के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, यहां पे बहुत अच्छे सब सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल यहां से बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल सब बनते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। अगर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छा है तो मैग्नेटिज्म पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन आपका बन जाएगा वहां पे, जहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्थ मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो अर्थ मैग्नेटिज्म को नहीं भूल सकते यहाँ पे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अर्थ मैग्नेटिज्म का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छा है तो आपका मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक जो है, ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटने वाला अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आता है क्या ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, क्या ऑप्टिक्स से बहुत कम क्वेश्चन रहता है। तो पिछले बार जैसा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, जो हुआ था एग्जाम वो कैंसिल हो गया। ऑप्टिक्स से नहीं के बराबर क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया क्या ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। ऑप्टिक्स को भी पढ़ना जरूरी है। तो आपको ऑप्टिक्स जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 2 पार्ट में ऑप्टिक्स को पढ़ना होगा, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हाइजेंस प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। वेव ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए वेव फ्रंट सबका, कि डायरेक्ट वहां पे पूछ दिया जाएगा कि अगर पॉइंट सोर्स है तो किस प्रकार से किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा। तो आपको पता है स्फेरिकल, अगर लाइन सोर्स है तो प्लेन बनेगा, अगर पैरेलल है तो प्लेन बनेगा, है ना। तो ये चीज पता होना चाहिए।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये था कुछ इस तरह से सिलेबस जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग से, जब मेरा वीडियो जो अगला वीडियो आने वाला है हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वेक्टर का क्रॉस डॉट सीखेंगे, है ना, उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसका जल्दी से आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसका सर्कुलर मोशन पढ़ के हम लोग फिर अपने रोटेशनल मोशन की तरफ जो है एक मजबूत कदम बढ़ाएंगे, जिसके बाद मेरा फिजिक्स में थोड़ा सा पकड़ बनेगा इस प्रकार। अब यहाँ पे सवाल एक चीज और छूट गया, यहाँ पे साउंड के बारे में। एसएचएम और साउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो सवाल बनते हैं वो गर्दा सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएचएम और साउंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन और साउंड के बारे में, है ना, जिसको ऑक्सीलेशन ऑफ वेव बोलते हैं। एसएचएम को ऑक्सीलेशन ऑफ वेव के नाम से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से बहुत अच्छे सब सवाल बनते हैं, फेजर डायग्राम से रिलेटेड सवाल पूछ देते हैं डायरेक्ट, जो कि सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है, और वो मैं यहाँ पे बताऊंगा काफी इजी वे में कैसे उस सवाल को 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ एसएचएम से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर कैसे उस सवाल को सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, कि एसएचएम से सवाल को कैसे इजी वे में सॉल्व किया जाता है। अगला आता है साउंड वेव के बारे में। साउंड का भी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है, ऑब्जर्वर सोर्स रिलेटेड। हाँ, ऑब्जर्वर सोर्स अगर मोशन कर रहा है उस केस से डायरेक्ट सवाल आता है। एक फॉर्मूला में झारखंड लैब असिस्टेंट में जितना क्वेश्चन आने वाला है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।